मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं इस मंच से आपको ही प्रणाम करता हूँ और सर आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और साथ ही साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो दूसरे दिन आपने मुझे फिर से इस मंच पर बोलने का मौका दिया चीफ गेस्ट के रूप में, ताकि मैं और भी जानकारी इस मंच पर रख पाऊँ और बची हुई जानकारी जो मैंने अभी तक सीखा इस मंच के माध्यम से, इस अल्टोस के रूपी व्यापार के माध्यम से पिछले 5 से 6 मंथ में, वही मैं जानकारी इस मंच पर जो है लगातार लगातार इस मंच पर रख पाता हूँ। तो आज मैं पुनः फिर इस मंच पर दोबारा इस मंच पर आपके माध्यम से इस मंच पर आ रहा हूँ। तो एक बार मैं पुनः आपको प्रणाम करते हुए और आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस मंच से हमारी गुरु माता अन्नपूर्णा, हमारी जो हमारे लिए वेलकम के लिए भी आई, हमारी गुरु माता सुगंति कुजूर दीदी जी, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे वेलकम के लिए आए हुए हमारे ही अपलाइन, हमारे ग्रेट गुरु, जिनको कहीं ना कहीं 16 साल का भी कहा जाता है, आदरणीय रविंद्र सिंह राजपूत सर जी, जो कि गुलदस्ता, क्योंकि हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जूम के माध्यम से ही पहुंचा पाता है, पर चूंकि मेरा सौभाग्य है कि हमारे अपलाइन हमारे साथ में ही हैं, तो इसलिए वो सीधा ही मुझे आकर इस मंच पर प्रदान करती हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं ऐसे गुरु को भी प्रणाम करते हुए और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस मंच से हमारी बड़ी दीदी, जिनको कहीं न कहीं डिजिटल मास्टर के रूप में जाना जाता है, और दीदी अभी कह भी रही थी कि कल का जो सेशन, दीदी चूँकि सफ़र में थी, मैं भी देख पा रहा था, पर दीदी फिर भी जो सेशन दीदी ने सुना मेरा, उसके लिए दीदी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दीदी मेरे वेलकम के लिए भी आईं और सुंदर शब्दों में मेरा जो स्वागत किया, उसके लिए भी दीदी का पुनः पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ और दीदी से प्रणाम करते हुए दीदी से भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारे बीच में प्रतिपाल दीदी जी भी बनी हुई हैं, दीदी को भी मैं प्रणाम करते हुए दीदी से भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारे बीच में हमारी एक और बड़ी दीदी, जो कि अभी आईडी में बनी हुई हैं, सॉरी, वो अभी फ़िलहाल जो आईडी में है शायद दीदी किसी कारण से, पर दीदी जी का जो सुंदर, जो दीदी ने 2 दिन का सेशन दिया था, हमारी बड़ी दीदी प्रतिमा सिंह बघेल दीदी जी, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारे बीच में हमारी एक और बड़ी दीदी, जिनको कहीं न कहीं मंच में बुआ के नाम से भी जाना जाता है, पर बुआ इस समय शायद अभी किसी न किसी काम में दीदी व्यस्त होंगी, इस कारण से जो है वो उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारे बीच में और भी लीडर बने हुए हैं, एक साथ जितने भी ऑडियो वीडियो में बने हुए सभी लीडर को मैं प्रणाम करते हुए और सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और सभी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि जो आप सभी लोग मुझे इस द्वितीय दिवस के लिए सुनने के लिए आप सभी लोग इस मंच पर उपस्थित हुए और आप सभी लोग ने मुझे अपना कीमती समय जो है सीखने के लिए कहीं ना कहीं इस मंच पर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने अब सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मैं अपने अमित गर्ग, मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट दमोह के एक छोटे से बमनी ग्राम से, और हम बात करते हैं अभी कल के सेशन की। कल का जो हमारा सेशन था, तो कल का जो मैंने सेशन दिया हुआ था, कहीं ना कहीं वो भी 2 प्रोडक्टों के ऊपर ही सेशन दिया था, जो अभी कंपनी ने हमारे 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। एक प्रोडक्ट लगभग पिछले ही मंथ किया था, यानी कि पिछले वर्ष के कुछ आखिरी मंथों में, जिसको हम मोरिंगा टैबलेट के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी, सबसे कारगर टैबलेट है, जो हमारे संपूर्ण विकास के लिए लाभदायक है। वैल्यू इसमें मिलती है और उसको भी अगर हम इस मार्केट में लाते हैं और लोगों को उसके बारे में बताते हैं कहीं ना कहीं, तो उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा व्यापार होगा और लोगों को उसमें लाभदायक भी बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा जो मैंने बात की थी, त्रिफला चूर्ण, जिसका नाम से ही पता चलता है, त्रिफला यानी कि 3 फलों का मिश्रण। और जो वो 3 फल भी ऐसे फल जो कहीं ना कहीं हमारे जो 3 चीज़ों का जो संतुलन, कफ, वात और पित्त, इनका जो संतुलन होता है, इनमें से अगर किसी भी एक चीज़ का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की रोग को आने का जो है मौका दे देता है। तो उन तीनों में से किसी भी एक प्रकार का संतुलन हमेशा बना रहे, उसलिए उसी के लिए तीनों जो हमारी इसमें जो फल मिले हुए हैं, जिसमें आंवला, बहेरा और इसको हर्रा बोलते हैं, हर्ड, कहीं ना कहीं 3 जो फल हैं, ये तीनों फल अलग अलग अपने काप, वात और पित्त की संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक हैं। तो उन्हीं ऐसी तीनों चीज़ों का मिश्रण करके जो शानदार कंपनी ने हमारे त्रिफला चूर्ण तैयार किया हुआ है, उसके बारे में मैंने आप सभी को जो जानकारी कल दी। तो ये जो 2 हमारे प्रोडक्ट अभी कहीं ना कहीं मैंने जो इसके बारे में जानकारी आप सभी के बीच में रखी हुई थी कल, वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं अगर हम इनका उपयोग करें, और साथ ही साथ हम उपयोग के बाद इनका जो है हम अगर दूसरे व्यक्तियों को भी इसमें हम दिलाएं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी लाभदायक हमारे ये सारे प्रोडक्ट जो है हमें होंगे। और आज हम बात करते हैं अपने दूसरे सेशन की बात की। तो आज मैं भी आप सभी के बीच में एक कुछ ऐसा ही सेशन लेकर आया हूँ, कुछ ऐसी ही बीमारी लेकर आया हूँ जो कि आजकल लगभग बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। मैं
अगर बात करना चाहूँ तो आज लगभग, अगर उस बीमारी में देखा जाऊँ तो वो कहीं है लगभग, वो बीमारी कितनी उम्र की, लगभग वो, अगर उसकी बात करूँ तो 45 से 50 या 60 साल से ऊपर वालों को वो बीमारी लगभग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस बीमारी में जो उस अवस्था में वो बीमारी लगभग होती है। पर आज हम अगर बात करें तो आज के समय में उस बीमारी लगभग, अगर मैं बात करूं तो 40 से 45 और 50 साल तक के व्यक्ति को, जो कि और कहीं कहीं तो 35 साल तक के व्यक्ति को भी उस बीमारी से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि आजकल का जो हमारा खान पीन है, हमारा जो आजकल का रहने का तरीका, रवैया, हमारे सोने का, ये सारी चीज़ें हमें सभी के लिए प्रभावित करती हैं। हमारा खान पीन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम इतना केमिकल युक्त भोजन कर रहे हैं, इतना बाजार का खाना खा रहे हैं कि हमारा शरीर का जो है इम्यूनिटी पावर सिस्टम वो भी कहीं ना कहीं घट रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है। हमारे शरीर के धीरे धीरे अंग जो है प्रभावित हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जो हमारे मुख्य अंग हो, जैसे फेफड़े हो गए, हृदय हो गया, हमारा अमाशय हो गया, हमारी ये जितने भी चीज़ें हैं, ये हमारे जो मुख्य अंग हैं जिनके ऊपर पूरा शरीर हमारा काम करता है, ये भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होते जाते हैं, खराब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण क्या है कि हम जो भोज्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, हम जिस फसल से जो हम गेहूँ उगा रहे हैं, या जो भी हम जो और फसल से जो उगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें इतना अधिक केमिकल का उपयोग कर दे रहे हैं कि वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक जो है हो रहे हैं, पर उसमें कहीं न कहीं कुछ मात्रा में, जैसे कहना चाहिए कम से कम 20% 30% जो है कहीं न कहीं नुकसानदायक ही हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अधिक केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ बीमारी आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने अभी 2 ही 3 दिन पहले एक कुछ ऐसा पेशेंट देखे, व्यक्ति जो उस बीमारी से ग्रसित थे, तो मुझे लगा शायद इसकी जानकारी आप सभी के बीच में रखना चाहिए। तो आज मैं जिस बीमारी की बात करने चाह रहा हूँ, उसको कहीं न कहीं हमारी भाषा में लकवा, इसको अगर हम अपनी डॉक्टरी भाषा में करें तो पैरालाइसिस भी कहते हैं। उस बीमारी पे मैं आप सभी के बीच में आज जानकारी रखने वाला हूँ कि लकवा दरअसल लगता कैसे ही है, कि लकवा में कैसे लगता है और किस तरीके से हम उसके कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, और लक्षण दिखाई देने के बाद हमें उस व्यक्ति का किस तरीके से इलाज करना है हमारे अल्ट्रोस्कोपी प्रोडक्टों को देकर। तो अगर हम लकवा की बात करें, जिसको कहीं न कहीं पश्चाघात भी बोलते हैं, और साथ ही साथ उसको पैरालाइसिस जो मैंने पहले भी बताया, और अगर और भी भाषा में बात करूँ तो अंगमारी भी उसको कहा जाता है। ऐसे अलग-अलग जो है उसके नाम होते हैं, पर मुख्य रूप से उसका जो पैरालाइसिस या लकवा के नाम से हम बहुत अधिक जानते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, लकवा में साधारण क्या होता क्या है, जब लकवा किसी व्यक्ति को लग जाता है तो मांसपेशियां जितनी भी होती हैं उनमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब हमारे जो मसल्स होते हैं जितने भी, वो जितनी भी हमारी जो कणिकाएं हैं, या जितनी भी हमारी रक्त स्वेद कणिकाएं, जितनी भी जो हमें खून की पूरी जो प्रवाह करती हैं, वो सारी जो है जब मांसपेशियां जो काम करना जो कम कर देती हैं, यानी उनकी जो कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसके बाद हमें उस चीज़ में जो उत्पन्न हो जाता है, और वो अंग क्या कर देता है, वो एकदम से काम करना बंद कर देता है। और जब काम करना बंद कर देता है तो स्थिर हो जाता है कोई भी अंग जिस चीज़ में, तो उस ऐसी स्थिति को हम लकवा कहते हैं। और उसमें व्यक्ति जो अगर जिस अंग में या पूरे शरीर में लग जाता है, तो वो अंग फिर पूरी तरीके से काम करना बंद ही कर देता है। मतलब कहना चाहिए वो फिर अंग निर्जीव हो जाता है। निर्जीव यानी कि उसमें 1 भी % की जो है जान नहीं होती। तो उसी चीज़ पे मैं आज आप सभी के बीच में चर्चा रखने वाला हूँ। तो लकवा अब लगता कैसे है, हम उसकी अगर बात करें सबसे पहले, तो अधिकतर लकवा की कुछ ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं कि जिसके कारण जो हमें लकवा जैसी बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो लकवा जो होता है चोट लगने के कारण भी होता है। चोट लगने के कारण कैसा, कि जब हमें मस्तिष्क में या रीढ़ की हड्डी में हमें चोट लग जाती है, मस्तिष्क में जब हम एक्सीडेंटल कभी कभार अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें क्या है, गंभीर चोटें आ जाती हैं, जिसमें हमारे माइंड में, जैसे अधिकतर, क्योंकि माइंड में हमारा जो 250 ग्राम का माइंड होता है, इसमें इतना ही हल्का रहता है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो एक्सीडेंटल के कारण जब हमें कहीं ना कहीं मस्तिष्क में या रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे जैसे रीढ़ की हड्डी में जब हमें चोट लगती है तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो पूरी हड्डियों को जो है, जिसको पूरा जो हड्डियों का ढांचा जिसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो खराबी आ जाती है। और उसमें जब खराबी आ जाती है चोट लगने के कारण, तो उस वो कैसी, लकवा जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाती है। और कभी कभार तो क्या होता है कि एक अंग में लकवा लगता है, किसी किसी व्यक्ति को जो दाहिने साइड का पूरा अंग, एक साइड का उसमें लकवा लग जाता है, किसी किसी व्यक्ति को जो है बाएं साइड में भी, या बाएं साइड का अंग उसमें लकवा लग जाता है। किसी किसी व्यक्ति को केवल चेहरे बस में ही लकवा लगता है, उसका इतना चेहरे ही का आधा वो बस काम नहीं करता। या फिर किसी किसी को ऐसी तक स्थिति आ जाती है कि पूरे शरीर में तक लकवा लगवा लग जाता है, पूरा व्यक्ति, पूरा उसका शरीर ही काम करना बंद कर देता है। नहीं, जिस तरीके से निर्जीव व्यक्ति होता है, वो जो लेटा रहता है, सेम यही व्यक्ति होता है, इसमें जान तो होती है पर वो उसका अंग किसी भी तरीके का काम नहीं करता। ऐसी स्थिति भी हमें लकवा में जो है देखी जाती है।
तो ये होता है लकवा। दूसरी बात अगर बात करें इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि ये लकवा हमें किस तरीके से लगता है, अगर हम बात करें कि लकवा लगने के लक्षण क्या होते हैं, जब किसी व्यक्ति को लकवा लग जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसमें या उसके पश्चात हम बात करें लकवा लगने के पश्चात व्यक्ति की जो है स्थिति कैसी होती है, यानी व्यक्ति किस तरीके से जो काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले तो हम जो मैंने बात की कि इस कितनी अगर हम प्रकारों की बात करें तो वही मैंने सबसे प्रथम जो बात की थी, ब्रेन यानी मस्तिष्क की चोट से। जब व्यक्ति को अगर किसी गंभीर चोट लग जाती है किसी व्यक्ति को, तो उसका क्या होता है, या तो एक अंग या पूरा अंग उसका जो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से जो काम करना बंद कर देता है। और बंद कर देता है तो व्यक्ति जो है जीवित तो रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो निर्जीव के समान रहता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें, कोई एक अंग जब कार्य करना बंद कर देता है तो उसमें भी जो व्यक्ति को जो पूरी तरीके से वो, या फिर जब पूरी तरीके से सारे अंग ही काम करना बंद कर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लकवा जैसे लक्षण हमें उसमें दिखाई देते हैं। और तीसरी जो मैंने बात की वही कि केवल चेहरे में भी इससे क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति के जब चेहरे में अगर लकवा लग जाता है तो उसका एक साइड का चेहरा मुड़ जाता है, या फिर एक साइड की, जैसे उसकी एक साइड की आंख जो है वो टेढ़ी होकर रह जाती है, या फिर उसकी एक साइड का जो जीभ वगैरह भी किसी किसी व्यक्ति के जो है मुड़ के रह जाती है, फिर वो बोल भी नहीं पाता, बोलने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि जीभ जब इतनी कड़ी हो जाती है, क्योंकि जीभ में इतना कड़ापन आ जाता है कि वो चाह कर भी उस जीभ को जो है बोलने का प्रयास करता है, पर जीभ उतनी जल्दी मुड़ती नहीं है। क्योंकि जीभ हमेशा क्या होती है, अगर आप कभी आजमाएं तो जीभ को अगर आप पकड़ के रखिए और उसके बाद फिर कुछ बोलने का प्रयास कीजिए, तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, मैं इस तरीके से बस करेंगे। इसी तरीके से जब व्यक्ति को लकवा भी लग जाता है तो उसका जो जीभ में इतनी ज़्यादा अधिक प्रभावित हो जाती है कि वो जीभ फिर किसी तरीके से काम करना बंद कर देती है, और फिर व्यक्ति जो है बोलने की भी उसकी क्षमता जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये भी एक चेहरे में जो, जब हम इस तरीके से जो है लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसको भी हम जो है लकवा जैसी बीमारी से ग्रसित माने जाते हैं। कभी कभार उसका जो जबड़ा होता है वो भी काम करना बंद कर देता है, उसको ना तो वो मुंह से किसी प्रकार का खाना चबा पाता है, ना कुछ खा पाता है। और ऐसी स्थिति में जब हम उसको फिर किसी लिक्विड पदार्थ जैसे दूध हो गया, फिर उसकी खिचड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको खिलाने का प्रयास करते हैं, तो ये लक्षण हो गया। उसके बाद जो लकवा लगने के जो मैंने और भी कारण तीसरी की अगर हम बात करें, तो अभी जो अगर हम बात करें तो अभी जो हमने देखा जा रहा है वो कोरोना वैक्सीन, जो हमारी लगभग जब कोरोना आया था उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन लगाई जा रही थी, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जा रहा है। अब उसके बारे में अगर हम बात करें कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट किस कारण से हैं, कि किस कारण से जो कोरोना में जो वैक्सीन लगी हुई थी, तो उन कारणों से जो है अगर व्यक्ति को लकवे की जो शिकायत आ रही है, तो कोरोना के काल में क्या हुआ था कि व्यक्ति की जो इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यूनिटी पावर उस टाइम पे व्यक्ति को बढ़ाने के लिए, टेम्परेरी तरीके से बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। क्योंकि जब कोई भी बीमारी हमारे अंदर ग्रसित करनी रहती है, तो हमारा इम्यूनिटी पावर अगर अच्छा तेज रहता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी अगर अधिक रहती है, तो किसी भी प्रकार का चाहे कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी रोग आ जाए, वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता। तो चूंकि हर व्यक्ति की एक रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, नॉर्मल रहती है, पर अगर हमें जब कोई लंबा वायरस या कोई लंबी बीमारी ग्रसित कर रही, तो उस समय हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी दुगनी रफ्तार की होना चाहिए। मतलब हमारी जो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की होती है उससे अधिक होना चाहिए, ताकि वो हमें जो दूसरा वायरस या रोग जो हमें आ रहा है या जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाला वो ना कर सके। तो उसी के लिए गवर्नमेंट सरकार ने जो इम्यूनिटी पावर हमारी जो टेम्परेरी तरीके से बढ़ाना था, जिससे व्यक्ति क्या कर सके, बच सके, व्यक्ति को किसी भी तरीके से वो वायरस से ग्रसित ना हो सके, तो उसके लिए जो है वैक्सीन के माध्यम से जो इम्यूनिटी पावर को सक्रिय रखने के लिए, और उस चीज़ को जो है सक्रिय रखने के लिए व्यक्ति कोरोना से बचा जा सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ाई जा सके, तो पहले से अधिक उसको बढ़ाने के लिए और व्यक्ति को कहना कहीं ना कहीं जो है उस वैक्सीन या कोरोना वैक्सीन का जो डोज दिया गया, तो उसमें डोज तो दिया गया और व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें लाभ भी हुआ, उसमें जो मरने वालों की संख्या कम हुई, या फिर जिनको डोज लग गया उनको जो है किसी भी प्रकार का कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ चुकी थी, उनका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी गई। लेकिन वो तो उस टाइम पे सही हुआ, लेकिन उसके बाद जो प्रभाव पड़ा लोगों को, आज हम देखे जा रहे हैं कि अधिकतर सामान्य से सामान्य व्यक्ति, अभी अगर मैं परसों की बात करूं, मेरे साथ एक पेशेंट आए हुए थे जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 35 या 35 की, बताइए अब इतनी उम्र में एक, उसको हम क्या मानते हैं, वयस्क की उम्र मानते हैं। उस समय व्यक्ति जब 50-60 साल का हो जाता तब हम उसको वृद्ध मानते हैं। तो ऐसी उम्र में उनको उनका एक हाथ पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस हो गया। अब उस व्यक्ति को अगर हम कहें कि उसका उम्र के अनुसार उसको अगर उसके शरीर की वो कम हो गई है, या फिर उसके शरीर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ये नहीं, कहीं ना कहीं वो भी वैक्सीन का प्रभाव है। ये तो वही हम बात कर रहे थे कि जिससे क्या हुआ कि वैक्सीन लगाने के बाद जो तंत्रिका तंत्र था वो पहले से क्या हो गया, कमजोर हो गया।
और जब वो कमज़ोर हुआ तो मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि तंत्रिका तंत्र जब कमज़ोर हो जाता है तो उसमें क्या हो गया कि हमारे पूरे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र के कारण जो है जिसको हम पूरे हड्डियों का ढांचा कहते हैं, वो धीरे धीरे हमारी कमज़ोर हो गई, और धीरे धीरे जब कमज़ोर हो गई तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी जो हड्डियाँ जब कमज़ोर हुई तो वो पूरी तरीके से जो काम करना बंद कर दी, और व्यक्ति कहीं ना कहीं जो लकवा का शिकार हो गया। तो ये भी एक जो हमारा इसका कारण है लकवा लगने का, कि कोरोना वैक्सीन के कारण भी बहुत सारे लोगों को जो है इस बीमारी से ग्रसित होना पड़ा। अब ये तो चूंकि चूंकि हमने लक्षण देखे, अब अगर हम इसकी परिणाम की बात करें, जब किसी व्यक्ति को अगर इसमें अंग में पूरी तरीके से अगर लकवा लग जाता है तो उस व्यक्ति का जो पूरी तरीके से अंग काम करना बंद कर देता है। अगर हम दूसरी बात करें तो मस्तिष्क की या फिर जब रीढ़ की हड्डी में चोट जब लगती है तो उसके कारण भी जो कभी कभार जो पूरा शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। और जब काम करना बंद कर देता है तो जिससे क्या होता है, व्यक्ति जो है निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय हो जाता है तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ जो है लंबे समय तक भी चलती है। अब दूसरा जो इसको हम कहीं न कहीं लंबी समय तक ये लकवा भी चलता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो आंशिक लकवा जो कम समय के लिए व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो आंशिक लकवा में क्या, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसमें जो है व्यक्ति को पहले जो है उसका मुँह या यानी कि उसका जबड़ा जो है वो क्षतिग्रस्त होता है या फिर वो टेढ़ा हो जाता है। जिससे व्यक्ति क्या करने लगता है, लड़खड़ाने लगता है, यानी सही तरीके से वो बोल भी नहीं पाता है, स्पष्ट भी नहीं बोल पाता है। और उसकी आवाज़ या शब्द जो है हमें अच्छी तरीके से जो है सही तरीके से हमें उस शब्द को सुन नहीं पाते या हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये दूसरा लक्षण हो गया। अब अगर हम तीसरी जो मैंने बात की थी कि वैक्सीन के कारण, वैक्सीन के प्रभावित जो है वो भी कहीं ना कहीं लकवा में किस तरीके से काम करता है कि लकवा जो है किसी भी उम्र के व्यक्ति को, अगर जो वैक्सीन में की अगर हम जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि वैक्सीन में जिसको लगी है तो उसका वो किसी उसकी उम्र मायने नहीं रखी गई, उसमें वो किसी भी व्यक्ति को लकवा से प्रभावित हो गया। तो उसी तरीके से अगर वैक्सीन के कारण जो लकवा किसी भी उम्र के व्यक्ति को और कभी भी लग सकता है, क्यों, क्योंकि जो है व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर जो अगर बात करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो कमज़ोर होने के कारण उसमें व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति, अगर हम बात करें कि अगर आज ये नए युवा हैं या फिर जो 30 साल के हैं उनको अगर लकवा जैसी शिकायत नहीं हो सकती, तो नहीं, उसमें भी हो सकती है। क्योंकि हमने ये चीज़ भी देखी कि जो हार्ट संबंधित बीमारी जिसको साइलेंट अटैक के नाम से जानते हैं, उस वो भी व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। चाहे वो 30 साल का व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं उसको भी साइलेंट अटैक आ जा रहा है। 30 साल का व्यक्ति हो उसको भी साइलेंट अटैक आ रहा है। अगर 50 साल का हो तो उसको भी आ रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को ही लकवे की बीमारी लग सकती है, तो ये नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें वयस्क व्यक्ति को भी आ सकती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण या हमारे खान पीन के कारण, केमिकल युक्त भोजन के कारण भी हमें जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम अब बात करें कि ये लकवा जो हमें लग जाता है, तो क्या लकवा जो है पूरी तरीके से जो क्या ठीक हो सकता है? अगर हम इस पे हम बात करें कि लकवे जैसी बीमारी को अगर किसी व्यक्ति से ग्रसित हो जाता है तो क्या हम उसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं? तो इस पे अगर हम बात करें तो अगर वैसे तो जो लकवा होता है उसमें 25% जो रोगी होते हैं, अगर हम जिनकी 25% की लोग बात कर रहे हैं, तो वो लगभग 2 से 4 माह में लगभग पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अगर उनका इलाज तुरंत ही सही तरीके से अगर शुरू हो जाए, उस व्यक्ति का इलाज जिसको अगर लकवा लगा हुआ है, तो उसमें से 100 में से 25% लोगों को आराम 3 से 4 महीने में ही मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, और जो आगे मैं अभी आप सभी के बीच में हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट रखने वाला हूँ कि उन प्रोडक्टों का अगर हम उपयोग करते हैं और उस व्यक्ति को जिसको लकवा लगा हुआ है और तुरंत ही अगर हम उसका इलाज करना चालू कर देते हैं, तो 25% जो है व्यक्ति हम अपने इस कंपनी के अपने इस प्रोडक्टों के माध्यम से जो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिर उसमें से 50% जो बची हुई और व्यक्ति हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनको लगभग 3 से 6 माह या किसी किसी व्यक्ति को जो 9 माह से भी अधिक जो है समय लग सकता है। और वो व्यक्ति सुधारने से उसका जीवन जो है क्या हो जाएगा, जीने पर मजबूर रहते हैं। मतलब अगर उसकी हम बात करें कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ठीक तो हो जाएगा जिसको लंबा समय होगा, लेकिन वो जीवन जीने पर वो क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। अगर लंबी समय उनका लकवा लगा हुआ है और सही समय पर अगर उनका इलाज नहीं हुआ, तो उसको 3 से 6 महीने में समय में या वो कुछ तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वो क्या करना पड़ेगा, उसको लाचार हो जाएगा, ना वो केवल जीवन जी भर पाएगा, पहले की तरह काम नहीं कर पाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का जी हाथ में लकवा लगा हुआ है, वो ठीक तो हो गया, पर अब कहीं ना कहीं वो इस हाथ से अधिक काम नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को पैर में लकवा लगा हुआ था, वो ठीक तो हो गया, काम तो करना चालू कर दिया, पर अब कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ेगा, लाठी का सहारा लेके चलना पड़ेगा। या फिर अगर किसी व्यक्ति को जैसे मुंह में लकवा लगा था तो वो थोड़ा बोलने तो लगेगा, पर वो क्या करेगा, वो तोतला यानी थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलेगा। या फिर किसी व्यक्ति को मस्तिष्क में जिस तरीके से अगर हेमरेज में मैंने बताया कि चोट लगने के कारण अगर हमारा मस्तिष्क में कहीं ना कहीं लकवा से प्रभावित हुआ है, तो फिर व्यक्ति वो
ठीक तो हो जाएगा, काम करेगा, पर उसका दिमाग थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, यानी कम काम करेगा, फिर वो सही तरीके से तुरंत किसी भी चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले पाएगा, ज़्यादा तुरंत बात नहीं कर पाएगा। तो ये कब प्रभावित होता है, जब किसी व्यक्ति को लंबे समय से उस बीमारी से ग्रसित हो और उसका सही समय से इलाज ना हो पाए। तो ये दूसरी स्थिति है कि 50% तक वो व्यक्ति जो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 50% तरीके से उनमें आराम मिल सकता है, पर वो पूर्ण रूपेण से जो है ठीक नहीं हो पाते हैं। अब अगर हम तीसरी की बात करें कि 10 से 25% ऐसे मरीज होते हैं जो लंबे समय तक केवल जीवन पर अपना व्यतीत बिस्तर पर ही बिता पाएंगे, यानी कि उनको कहीं ना कहीं लकवा से वो ठीक तो हो गए, पर वो पहले की तरह उस तरीके से नहीं जी पाएंगे और केवल वो बिस्तर पर ही लेटे लेटे असहाय की भांति जीते हुए 1 साल या 2 साल तक कष्ट भोगते हुए और फिर कहीं ना कहीं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। ये भी हमने कहीं ना कहीं स्थिति देखी हुई है लकवा जैसी बीमारी में। क्योंकि पहली जो मैंने स्थिति बताई कि अगर उसका सही समय पर इलाज हो जाता है उस व्यक्ति का, तो लगभग वो 3 से 4 महीने में ठीक हो जाता है और फिर वो पूरी तरीके से वो तुरंत जो है काम करने लगता है और पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दूसरी जो अगर हमने बात की जिनको 3 से 6 महीने या 7-8 महीने भी लगभग हो गया है, तो उनका इलाज तो होगा लेकिन वो सही तरीके से फिर वो अंग काम नहीं करेगा। और जो तीसरी मैंने बात की लास्ट, जो 10 से 25% ऐसे मरीज भी होते हैं जो लंबे समय से लकवा के ग्रसित हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगर हम कितना इलाज भी दें, पर वो धीरे धीरे साल 2 साल या 3 साल ही लगभग उतना ठहर पाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो उस बीमारी से लड़ते 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 और अपना जो जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आप सभी के बीच में रखी कि लकवा एक ऐसी ग्रसित बीमारी है कि हम अगर इसका सही तरीके से इलाज ना हो पाए तो ये मृत्यु तक की ओर भी हमें इशारा करती है, मृत्यु तक भी ले जाती है। अगर इसका सही समय पर इलाज हो गया तो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी समय लगा तो फिर वो असहाय हो जाता है, मतलब दूसरे के लिए सहायता मांगना पड़ जाता है। और तीसरी, अगर लंबे समय से अगर किसी व्यक्ति को ग्रसित है तो फिर वो कम समय में कम उम्र में ही अपने इस देह को त्याग देता है। तो अब ये तो मैंने उस चीज़ की बात की। अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रोच की, एक होता है स्ट्रोच क्या कहलाता है, कहीं कोई ना कोई व्यक्ति बात करता है कि स्ट्रोच क्या कहलाता है, तो उसमें हमने जैसे कि हम पहले ही बताया कि लकवा जो है हाथ पैर में ना लगकर कभी कभार जो मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, क्योंकि लकवा जो है किसी किसी व्यक्ति को जब अगर लंबी चोट लग जाती है, जैसे कि मैंने पहले ही बात की, तो जब अंदर उसको चोट लग जाती है तो अंदर क्या होती है, उसकी नसें जो क्या हो जाती है वो फट जाती हैं। और जब नसें फट जाती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, खून वहाँ पे जम जाता है। और खून जम जाता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, इसको हम आने वाली बड़ी बीमारी का रूप ग्रसित ले लेता है, जिसको हम ट्यूमर भी कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर की भी हम बात करते हैं, तो वो उस बीमारी में भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाता है। तो उस चीज़ को अगर हम समय पर कहीं ना कहीं अगर उसको हम रोक लिया जाए और समय पर उस चीज़ को नियंत्रित कर जाए तो वो बड़ी बीमारी में आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर जिसको हम कहीं ना कहीं लकवा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसका व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, स्थिर हो जाता है, तो उसको फिर हम लकवा जैसी बीमारी में भी परिवर्तित हो जाता है। रीढ़ की हड्डी जो मैंने पहले ही बात की, उसमें चोट लगने के कारण भी जो है हाई ब्लड प्रेशर जहाँ पे होता है, जहाँ पे चोट लगती है, तो उससे जो नीचे का भाग होता है, जहाँ पे अगर व्यक्ति को जैसे चोट लग जाती है तो उसकी जो नीचे का भाग जो हो जाता है, उससे क्या होता है, वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। तो उसके कारण भी जो है लकवे जैसी बीमारी को ग्रसित हो जाते हैं। तो इसका अगर हम बात करें तो इसकी अपने की किस तरीके से इसका उपाय हो सकता है, नहीं किस तरीके से हम अपने अल्टोज जैसे प्रोडक्ट को देकर उसका इलाज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो इसके कुछ ऐसे उपाय हैं जैसे फिजियोथेरेपी द्वारा। फिजियोथेरेपी यानी कि कुछ ऐसी चीज़ भी होती है कि हम जैसे जिस व्यक्ति को अगर हाथ में लकवा लगा हुआ है तो उसको कुछ व्यायाम करने दिए जाते हैं, व्यायाम के लिए भी दिए जाते हैं। अगर हम व्यायाम भी वो लगातार व्यक्ति करे, यानी कि जैसे उसको हाथ में लगा है तो हाथों से संबंधित अगर व्यायाम वो लगातार करता है तो उसको दवा तो साथ में दे रहे हैं, लेकिन दवा के साथ साथ अगर वो व्यायाम करता है तो वो उस बीमारी से जल्दी ही ठीक हो जाता है, यानी लकवा जैसी बीमारी से उसको तुरंत ही आराम मिल जाता है। अगर जैसे किसी व्यक्ति को दिमागी यानी कि माइंड में अगर जो लकवा से ग्रसित है तो उसको कुछ ऐसी हमें एक्टिविटी करवानी रहती है, कुछ ऐसे व्यायाम करवाने रहते हैं जिसका उसका धीरे धीरे उसका दिमाग जो है काम करने लगता है। तो ये तो मैंने पहली चीज़ बताई कि हम किस तरीके से व्यायाम करके और उस व्यक्ति को लकवा जैसी बीमारी में जो है आराम दिला सकते हैं। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें कि हमारे जो अल्टोज के प्रोडक्ट हैं उनको हम किस तरीके से देकर और उसको जो है लकवा जैसी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं, तो अगर हम पहली उसमें प्रोडक्टों की बात करें तो हम उसको सबसे पहले ओरिजिनल सायरप, जो हमारा ओरिजिनल सायरप है, इस सर्वप्रथम हमें वो व्यक्ति को देना चाहिए सुबह टाइम। और सुबह टाइम सर्वप्रथम 20 ml उस व्यक्ति को जो हमें ओरिजिनल सायरप देना चाहिए। और ओरिजिनल जो सायरप की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इसमें जो है क्लींजिंग, और जो ये क्लींजिंग काम करने का काम करता है, यानी कि फाइबर युक्त होता है। तो ये जो है रक्त को जो है पूरी तरीके से जो है रक्त में जमे हुए जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके जो कण होते हैं
उनको ये पूरी तरीके से जमने नहीं देता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के जो कण जब जमते हैं तो उसमें क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है। और जिस जगह पर रक्त का थक्का बन जाता है तो हमारा जो रक्त का प्रभाव धीरे धीरे उस जगह से खून का संचार होना जो है कम हो जाता है। और जब खून का संचार कम होना हो जाता है तो वो जो हाथ या जिस जगह पे रक्त का थक्का जम चुका है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। तो अभिलिप जो हमारा सिरप है ये यही काम करता है कि उसके रक्त के थक्के को नहीं जमने देता है, ओरिजिनल सिरप, सॉरी। दूसरा जो हम अगर बात करें, तुलसी पावर। तुलसी पावर तो हम किसी भी व्यक्ति को हर सभी तरीके के रोग में देते हैं अगर हम बात करें, क्योंकि तुलसी पावर को हम लोग ये भी कहते हैं कि 200 रोगों पर काम करती है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो उसको हम तुलसी पावर तो देते ही, क्योंकि तुलसी पावर में कहीं ना कहीं क्या काम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। तो अगर हम व्यक्ति को तुलसी पावर भी कहीं ना कहीं देते हैं, साथ में देते हैं उसके प्रोडक्टों के साथ, तो वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाने में कारगर होती है। तो इसके भी देने के तरीका, 10 बूंद जो है सुबह हमें गुनगुने पानी के साथ देना रहता है। तीसरी अगर हम बात करें, ग्लो सिरप। ग्लो सिरप जो होती है इसको भी हमें 2 ढक्कन लगभग साथ में, और तीनों चीज़ों को मिलाकर अविलिप सिरप और तुलसी पावर और ग्लो सिरप तीनों का एक मिश्रण बना के इसमें 2 ढक्कन हमारा ग्लो सिरप, 10 बूंद हमारा तुलसी पावर, और साथ ही साथ 20 ml हमारा ओरिजेल जो है सिरप होता है। इन तीनों का मिश्रण बना के सुबह खाली पेट में हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर हम ग्लो सिरप की बात करें तो ये भी हमारे शरीर में जो है इसका ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारा रक्त का संचार है उसको सही तरीके से पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि हमारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है। तो ये तीनों चीज़ें थी। और अगर हम चौथी की बात करें, चौथी हमारी टैबलेट फॉर्म में, तो टैबलेट फॉर्म में हमारा एक फ्लेक्स ऑयल टैबलेट होती है। फ्लेक्स ऑयल टैबलेट होती है। ये फ्लेक्स ऑयल टैबलेट जिस तरीके से आप लोग समझ ही रहे होंगे नाम से, फ्लेक्स ऑयल टैबलेट यानी कि ये जो हमारा अलसी का जो तेल होता है उसके मिश्रण से बनी रहती है। तो अलसी का तेल जो काम क्या करता है, अलसी का तेल जो होता है वो रक्त को एकदम पतला रह बना देता है, यानी कि रक्त को जमने नहीं देता है। तो अगर हम इसको व्यक्ति को हमारा ये जो फ्लेक्स ऑयल जो टैबलेट होता है इस कैप्सूल फॉर्म में होता है, सॉरी, उसको अगर हम व्यक्ति को देते हैं तो उसमें भी जो है बहुत अधिक लाभदायक होता है लकवे की जैसी बीमारी में व्यक्ति को उसको रोग नियंत्रण करने में। तो उसके बाद हमें जो हमारी एक और टैबलेट होती है ब्राह्मी कैप्सूल, उसको भी हमें व्यक्ति को देना रहता है। और जो हमारा तीसरी जो है हमारा कुरकुम कैप्सूल, ये कुरकुम कैप्सूल भी हम इन तीनों टैबलेटों को, फ्लेक्सो ऑयल कैप्सूल और ब्राह्मी कैप्सूल और कुरकुम कैप्सूल, इन तीनों टैबलेट का हम सुबह और शाम एक एक हम व्यक्ति को खाने के बाद देना चाहिए। तो इस तरीके से जो मैंने आप सभी के बीच में बताई कि हमारी ये जितने भी प्रोडक्ट, ओरिजिनल सिरप और तुलसी पावर ग्लो सिरप, इन तीनों को आप सुबह एक एक मिश्रण करके 20 ml ओरिजिनल सिरप, 10 बूंद हमारा तुलसी पावर और 2 ढक्कन ग्लो सिरप, इन तीनों को आप मिला के और 1 गिलास गुनगुने पानी में सुबह व्यक्ति को देना है। उसके बाद भोजन के बाद फ्लेक्सो ऑयल कैप्सूल, ब्राह्मी कैप्सूल और कुरकुम कैप्सूल, इन तीनों का एक एक टैबलेट आपको सुबह शाम खाना के बाद वो दे सकते हैं। उसके बाद हमें जिस व्यक्ति को जहाँ पे भी लकवा लगा हुआ है, जैसे मान लो उसको हाथ में लगा हुआ है, तो उसमें हमें जो हमारा बॉडी ऑयल होता है, बॉडी ऑयल, और एक हमारा पहले भी ऑयल आता था कोरबेन ऑयल, जिस शायद जिसको अभी आप लोग से कम नाम जान सुने होंगे, कोरबेल ऑयल जो कि कंपनी ने हमारी देती है वो, और उसके साथ साथ हमारा पेंडोन ऑयल, इन तीनों का हम मिश्रण करके एक साथ लिमिटेशन मात्रा में, तीनों की बराबर बराबर मात्रा में, और इसका एक मिश्रण बना के, और जिस व्यक्ति को जहाँ पे भी लकवा लगा हुआ है उस जगह पे इसकी 2 बार दिन में, कम से कम 2 बार इसमें अच्छी तरीके से मालिश करना है। तो और उसके बाद ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जिसमें हमारा बॉडी ऑयल और कोरबिन ऑयल और पेंडोन ऑयल, इन तीनों का मिश्रण करके उस व्यक्ति को दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार, और अधिक अगर हो सके तो कम से कम 3 बार भी अगर आप कर सकें तो बहुत जल्दी उसको जो फ़ायदे में करेगा, बहुत जल्दी जो है व्यक्ति लकवा से, इसी बीमारी से ग्रसित दूर हो पाएगा। तो इन तीनों का मिश्रण करके आपको उस जगह पर मालिश करना रहता है। अब हम इसमें बात करें कुछ खान पियन में, तो खान पियन में भी हमें इसमें जो हमारा रिफाइंड जो तेल होता है, जो बाजार के जो तेल होते हैं उसका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। कम से कम क्या, पूरी तरीके से बंद ही कर दें। और उसके बाद मैदा, जो मैदा होता है, मैदे से संबंधित कुछ भी, जैसे समोसा हो गया या और भी जो मार्केट में चीज़ बनती हैं, तो उन चीज़ों पर हमें पूरी तरीके से प्रतिबंधित, यानी मैदा से संबंधित बनी हुई कोई भी चीज़ उसको हमें नहीं खाना है। उसके बाद जो हमारी बीपी, ब्लड प्रेशर को जो हमारी हाई करती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ खाद्य पदार्थ होते हैं, वो प्रोडक्टों को भी, उस खाद्य पदार्थों को भी हमें, जब तक हम इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं उस समय जो है हमें बंद रखना रहता है। और हम जो बाजार के तेल हैं उनको
उपयोग ना करके जो हमारा कंपनी का जो शानदार जो राइस ब्रांड ऑयल है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो है दो बाजार के तेलों से जो एकदम बिल्कुल शुद्ध होता है। तो हमें राइस ब्रांड ऑयल का उस व्यक्ति में के लिए उपयोग कराना चाहिए जो लकवा जैसी बीमारी से ग्रसित होता है। तो ये मेरी आज की शानदार जानकारी थी आप सभी के बीच में, और आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी आप सभी के बीच में रख पाई और इसमें आप सभी लोगों ने समझ पाया होगा, और इसमें अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार पुनः आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इतने समय तक आप सभी लोग रुके इस मंच पर, और आप सभी ने मुझे सुना। और लकवा जैसी बीमारी को जो मैंने आप सभी के बीच में रखी जानकारी, कहीं ना कहीं अगर इससे जितने भी जो मैंने आप सभी के बीच में प्रोडक्ट रखे, इसको अगर हम उस व्यक्ति को देते हैं और जिसको अगर तुरंत लकवा लगा हुआ है, और उसी टाइम से अगर हम इस सारी चीज प्रोडक्टों को जो है शुरुआत से ही उसको देना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो 3 से 4 मंथ या अधिकतम 6 मंथ में वो व्यक्ति उस लकवा जैसी बीमारी से जो है पूर्ण रूपेण से जो ठीक हो जाता है। तो चूंकि ये मैंने अपनी आज की मेरा सेशन था और मैंने जानकारी आप सभी के बीच में रखी, और आशा भी करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः इस मंच को सौंपता हूँ आदरणीय पंडित उदयभानु शर्मा सर जी को, और कहता हूँ जय हिंद, जय अल्टोस, जय भारत।